हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी स्टडी कॉर्नर। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज़ जो कि होगा आपकी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अगर हम सिर्फ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये गलत होगा। नॉर्मली ये जो सीरीज़ स्टार्ट हो रही है ये होगा इंडियन बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, जिसमें इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि आपको पता है, अगर आप इंडियन बैंकिंग सिस्टम या फिर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में जानना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट जो कि याद रखनी है वो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि इंडिया में जितने भी सारे बैंक्स हैं उन सब की रेगुलेशन पावर, जो रेगुलेट करने के पावर है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही है। आज हम स्टार्ट करते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इसके बाद हम धीरे धीरे सारे जो बैंकिंग सिस्टम है उन सबको कवर करेंगे। इंडियन बैंकिंग सिस्टम के हिस्ट्री की बात की जाए, इंडिया की बैंक्स की बात की जाए, तो आज जितने सारे बैंक्स आपको दिखते हैं, प्राइवेट हो और पब्लिक हो, पहले ये सारे कुछ नहीं था। पहले सिर्फ एक बैंक था जो कि और सारे बैंक को कंट्रोल करे। और ये बैंक की बनाने के पीछे एक ही रीज़न है कि जितने सारे बैंक्स हैं वो सिस्टमेटिक तौर पे काम कर पाए, जिसके कंट्रोलिंग पावर किसी एक के पास हो, और उस तरीके से उसको डेवलप करना और ग्रो अप करना बहुत अच्छे से आसान हो जाए। इसीलिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया है। और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बनाने के पीछे जो गाइडलाइंस है वो किसी के रिगार्डिंग है, वो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। लेकिन इसके पहले आपको एक और नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, उसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन। इस कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर ही रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बनाई गई थी 1926 को। इनके रिकमेंडेशन मिला था कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाए, और इसका ईयर कौन सा था, 1926। लेकिन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बनाई गई थी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1934 को। 1934 किसके तहत बनाई गई थी? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, इसके तहत रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बनाई गई थी। लेकिन इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 को। ये जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बनाई गई है, इसको भी तो कोई ना कोई रेगुलेट करेगा। इसको रेगुलेट करने के पीछे दो नाम आता है। फर्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेकेंड वन इज़ फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, ये दो ही इसको रेगुलेट करते हैं। अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया काम कैसे करता है, मींस इसके फंक्शंस कितने सारे हैं। फंक्शंस ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अगर देखा जाए तो एकदम सिंपल, अगर हम फोटो के तहत अगर बात करेंगे पिक्चर्स के थ्रू, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 है। सबसे पहले हैं इशू ऑफ बैंक नोट्स। जितने सारे बैंक के नोट्स आपको दिखते हैं, नोट बनाने का काम करता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। और बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब इसको बैंकर्स ऑफ बैंक बोलते हैं, इसको बैंकर्स ऑफ बैंक बोलते हैं। मीन्स जितने सारे बैंक्स हैं उन सबके रेगुलेट कौन करता है? रिज़र्व बैंक ऑफ करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बैंकर्स बैंक। थर्ड वन क्या है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जितने सारे फॉरेन एक्सचेंज आते हैं, आपकी फॉरेन रेवेन्यूज़ आती है, उनको भी कंट्रोल करने के जो पावर है, जो कैपेबिलिटीज़ है, वो भी ये देखता है। फंक्शंस इसके अंडर में आता है। और आता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ठीक है, ये 4 तरीके से काम करता है। इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली अगर देखना चाहे तो ऐसे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको पता है, जैसे अगर हम देखें कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मैंने आपको बताया था कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसके काम करता है। तो कैसे काम करता है? आपको पता है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में 2 तरीके से काम करता है। एक होता है आपको कॉइन इशू करना, और एक होता है आपका नोट इशू करना, रुपीज़ जिसको हम बोलते हैं। दोनों अलग अलग सेक्टर में होता है, एक ही जगह पे दोनों नहीं छपते। जैसे जहाँ पे आपकी कॉइन छपने का काम होता है वहाँ पे कॉइन बनता है, जहाँ पे नोट छपने का काम होता है वहाँ पे सिर्फ नोट छपता है। ठीक है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ब्रीफली कि इंडिया में कितने सारे कॉइन्स बनाने की आपकी ऑफिसेस हैं जहाँ पे सिर्फ छपते हैं, वो कौन सी जगह पे है। और अगर नोट छपने की बात होती है, वो किसके अंडर में होता है और कौन सी जगह पे अभी भी लोकेटेड है उसकी ऑफिसेस। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं और कई बार आ चुके हैं कई सारे बैंकिंग एग्जाम्स में। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सेक्रेटरी होते हैं, वो क्या करते हैं, जो नोट बनते हैं उसके ऊपर इशू करते हैं। आपने देखा होगा जो 1 रुपये की आपकी कॉइन्स आते हैं उसके ऊपर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, और जितने सारे नोट्स आते हैं उसके ऊपर गवर्नर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है उनके सिग्नेचर होते हैं नोट्स के ऊपर। ठीक है, और क्या करते हैं देखो, बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट,
ये गवर्नमेंट का इकलौता बैंक है जो कि और सारे बैंकों को रेगुलेट करता है, ठीक है। और क्या करता है देखो, स्टेबलाइजिंग और टारगेटिंग, किसको, सीपीआई और सी रेट को, इंफॉर्मेशंस को, इसको क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। और जितने सारे एक्सचेंज रेट है रुपीज़ की वो भी स्टेबलाइज करते हैं, मतलब स्टेबिलिटीज मेंटेन करता है। फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को भी इसको स्टेबल करके रखते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या काम करता है देखो, एज ए एजेंट काम करता है किसकी, आईएमएफ के जो सारे वैरायटी है उसको डेवलप करने के लिए, जैसे सिडबी हो गया, आईडीबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, इन सब को क्या करता है, ये जो सारे इंस्टीट्यूट है उसको भी डेवलप करने के और इसके प्रोग्राम्स को, इसके फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से इंडिविजुअली काम करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए ये काम करता है। कैसे, जैसे आपको पता है कि सिडबी का काम अलग होता है, नाबार्ड का काम अलग है और एनएचबी का काम अलग है, इन सबको भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का और आरबीआई का वो है क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे मैंने आपको बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी ही इसी के तहत ही क्या करता है, जो मनी की फ़्लो है कि पैसा का जितना फ़्लो है, पैसे की डिमांड क्या है। मान लो कि मार्केट में जो भी आप कुछ खरीदने जा रहे हो, ठीक है, उसका डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी प्राइस हाई हो जाएगी। अगर मान लो मार्केट में आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो उसका डिमांड ही नहीं है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, उसकी प्राइस लो हो जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से उसकी जो इन्फ्लेशन रेट है, इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, जो भी सारे रेट है, सरप्लसेस है, उन सबको कंट्रोल करने का और उन सबको बैलेंस मेंटेन करने की काम ही होता है मॉनेटरी पॉलिसी। इसी को रेगुलेट करता है कैसे, क्रेडिट और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। ये जो पॉलिसी ये 2 अनाउंसमेंट के थ्रू काम करता है ईयरली, जैसे को पता है हाफ ईयरली हो गया ना। फिर इसके काम करने के लिए कुछ टूल्स और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको हम बोलते हैं CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो इस चार्ट के थ्रू आप समझ जाओगे पॉलिसी रेट है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ टूल्स होते हैं इसी के रिगार्डिंग ही वो क्या करता है, टोटल जो पॉलिसी रेट है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको बैलेंस करता है। जैसे सबसे पहले है CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और MSF। देखो अगर आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, स्पेशली अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, RBI ग्रेड बी की एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर RBI असिस्टेंट की एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें आपको ये जो सारे पॉइंट्स है ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे अभी आप इसको रीड कर रहे हो, आफ्टर 2 मंथ्स, मान लो अगर आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एग्ज़ाम अगर इन केस हो जाए दिसंबर के आसपास, क्योंकि नवंबर के आसपास अगर एग्ज़ाम होता है तो उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि सेम एज़ ऐसा ही रहे आपकी इसकी रेटिंग, ये कम घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है या फिर ये न्यूट्रल भी रह सकता है। तो आप उस टाइम के देख के फिर आप एग्ज़ाम में पुट करना। नॉर्मली SLR सबसे मिनिमम अगर नीचे अगर ये जाएगा तो 15%, और अगर ये ऊपर जाता है हाईएस्ट हो जाता है तो 25। इन दोनों के बीच में इसको रहना पड़ेगा, ना तो इसके ऊपर जा सकता है ना तो इसके नीचे आ सकता है। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ठीक है। SLR ये सब कुछ क्या है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशियो, जिसकी पॉइंट है आपकी, जिसकी परसेंटेज है इस साल की अभी 4%, ठीक है। SLR मीन्स, SLR की फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, जिसकी परसेंटेज है 18%। बैंक रेट है 4.25%, रेपो रेट है 4%, रिजर्व रेपो रेट है 3.35% एंड MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, जिसकी परसेंटेज है 4.25%। इसको देखो याद कैसे रखोगे, इसको याद करने का एक नॉर्मल तरीका है। देखो ये जो बैंक रेट है, ठीक है, ये कितना है 4.25%, और जो MSF है ये हमेशा सेम रहता है, ये दोनों ही सेम रहेगा। अगर जैसे मानो क्या रहता है, इसको मान लो मिडिल पॉइंट, ठीक है, रेपो रेट को मान लो मिडिल पॉइंट, ये 4% है, ठीक है। अगर ये बढ़ेगा तो कैसे होगा, बैंक रेट 4.25% सेम एज MSF ही कितना हो जाएगा 4.25%। अगर इसको इस तरीके से देखें क्या होगा, मिडिल पॉइंट में क्या रखोगे, RP रिजर्व रेपो रेट को रखोगे, इसके इस साइड में रख लो बैंक रेट BR, इस साइड में रख लो MSF, ठीक है। तो क्या करोगे, अगर इसको बढ़ाओगे तो साथ साथ में ये भी ऑटोमेटिक सेम हिसाब से बढ़ेगा, सेम पॉइंट में। ये 4.25 है, ये अगेन ये 4.25 है, क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, ये बढ़ गया, अब घटेगा कैसे, घटते तुरंत ही क्या हो जाएगा, 25 बेसिस पॉइंट में घटेगा, तो 25 बेसिस पॉइंट घटने से क्या हो गया 4 बढ़ गया। रेपो रेट जो कि मैंने आपको बताया था इससे और घट गया, देखो कितना 3.35%, समझ में आ गया।
धीरे धीरे। तो ये किसका है, ये रिवर्स रेपो रेट, इसका उल्टा, रिवर्स रेपो रेट उल्टा, ठीक है, 3.35%। क्लियर हो गया। CRR आपको 4% है। सो ये है आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम इतना देख लिए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, इन डेप्थ डिटेल्स डिस्कस करेंगे। CRR क्या है, SLR क्या है, ये कैसे काम करता है, ठीक है, इन डेप्थ इसको हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से काम करता है और हर बैंक में कैसे कैसे इसको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है, लिक्विडिटी फॉर्मेट में, एसेट फॉर्मेट क्या होती है। सो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फुल आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और क्लियर होगा। गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।